हेलो दोस्तों। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट जो हमारे इंडिया का सदर्न पार्ट है, जिसमें कि पेनिनसुलर प्लेटू जिसको हम लोग कहते हैं, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है उसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है और जो ईस्टर्न घाट है उसे ईस्टर्न घाट कहा जाता है। इस चीज़ को हम लोग मैप में भी अभी देख लेंगे, लेकिन यहाँ क्या लिखा है इसको ध्यान से पहले समझ लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल में चलता है पूरा वेस्टर्न घाट। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेज ओनली। और ये कॉन्टिन्यूअस है, मतलब एक पूरी श्रृंखला है, एक पूरी सीरीज एक की एक चलती है, लेकिन बीच बीच में इसके ब्रेक जो हमको देखने को मिलते हैं उनको हम लोग पास करते हैं, और वो बहुत छोटे छोटे पास हैं जहाँ से इसको पास किया जा सकता है, आर पार जाया जा सकता है। उसको एक बार मैप से देख लेते हैं हम लोग। तो मैप आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए कोंकण लिखा है 5 नंबर पॉइंट, ये 5 नंबर पॉइंट वाला। फिर उसके नीचे क्या लिखा है पूरा, यहाँ से ध्यान से देखिए, वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ है ना, वेस्टर्न घाट्स। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं रेड कलर से शो किए गए हैं स्क्रीन पर। इनके बीच में जो गैप दिख रहा है यही क्या कहलाता है, पासेज कहलाते हैं। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस है, बट अगर हम लोग ईस्टर्न घाट को देखें, ईस्टर्न घाट्स को भी रेड कलर से शो किया गया है, बट इनके बीच में काफ़ी लंबा गैप देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज के तौर पे जाने जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनके हाइट्स के बारे में, इनकी हाइट कितनी है, इनका एलिवेशन कितना है। तो एलिवेशन के बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है कि वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। इस बात को याद रखिएगा, वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा है। वेस्टर्न घाट्स की हाइट जो है वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर तक है, वहीं ईस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो 600 मीटर तक है मैक्सिमम। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी। ईस्टर्न घाट्स जो है वो महानदी से स्टार्ट होते हैं और नीलगिरी तक फैले हुए हैं। महानदी और नीलगिरी को भी एक बार देख लेते हैं मैप में। तो महानदी कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये देखिए आप लोग को महानदी स्क्रीन पर दिख रहा है। महानदी से देखिए आपका ईस्टर्न घाट स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद जब हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं तो नीचे आपको अन्नामलाई अनाईमुड़ी ये दिखा है, उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स तक ये ईस्टर्न घाट फैले हुए हैं। इट मीन्स अगर हम लोग से कोई पूछे कि ये इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ईस्टर्न घाट कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो नॉर्थ में ये शुरू होते हैं महानदी रिवर से, और साउथ में नीलगिरी हिल्स तक ये आए हुए हैं, फैले हुए हैं, और ये डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज हैं, बीच में इनके गैप्स हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। एलिवेशन के बाद बात आती है द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस बात को समझना थोड़ा जरूरी है। जो वेस्टर्न घाट्स की हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है। जैसे आपको ये दिख रहा है, अभी ये हॉरिजॉन्टल शेप में है। ये जो लिखा है पॉइंट, द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो वेस्टर्न घाट की हाइट है वो नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करने पर बढ़ती है। नॉर्थ से साउथ मतलब जैसे हम स्क्रीन पर अगर देखें इस तरह से, तो आपको ये दिख रहा है हॉरिजॉन्टल एकदम इक्वल है, लेकिन नॉर्थ की डायरेक्शन में जो वो हाइट है उससे जब हम लोग मूव करते हैं साउथ की तरफ तो हाइट और बढ़ती जाती है। ऐसे हाइट बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जाती है हाइट। ठीक, नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ने पर हाइट बढ़ती जाती है। इक्वल रहता तो ऐसे दिखता, और साउथ की तरफ है तो और एलिवेटेड और उठा हुआ है। तो टोटल जो हाइट हम लोगों ने पढ़ा ना कि 900 मीटर से लेकर के 1600 मीटर तक की हाइट है इसकी। तो वो कैसे है, नॉर्थ में 900 और साउथ की तरफ बढ़ते बढ़ते 1600 हो जा रहा है, मतलब एलिवेटेड होता जा रहा है, उठता जा रहा है। तो पॉइंट आता है कि हाईएस्ट पीक क्या है इसका। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड द अन्नाईमुड़ी जिसकी हाइट दिया हुआ है 2695 मीटर्स एंड डोडा बेटा 2637 मीटर्स। तो ये क्या है, हाईएस्ट पीक्स हैं कहाँ, वेस्टर्न घाट्स के। नाउ कम टू द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी जिसकी हाइट दिया है 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। अब एक बार हम लोग अनाईमुड़ी, डोडा बेटा और महेंद्रगिरी को मैप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए आपका ये मैप दिख रहा है स्क्रीन पर, नीचे लिखा है अनाईमुड़ी
अनाईमुड़ी 2695, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है महेंद्रगिरी 1501। तो वेस्टर्न का हम लोग को दिख गया अनाईमुड़ी और ईस्टर्न का दिख गया महेंद्रगिरी। ये दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। अनाईमुड़ी 2695 है, डोडाबेटा 2637 है, इसलिए अनाईमुड़ी हाईएस्ट हो गया। तो हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट पूछा जाएगा तो क्या आंसर आएगा? अनाईमुड़ी। और हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट जब नाम आएगा तो हम लोग बोलेंगे महेंद्रगिरी। इसके बाद फेमस हिल स्टेशन है उडगमंडलम। उडगमंडलम जिसको हम लोग ऊटी के नाम से भी जानते थे, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडाईकनाल, इन दोनों को मैप में लोकेट करने के लिए बोल रहा है। आई होप आप लोग इसको अपने से एटलस लेके कर लेंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क व्हेन एनसीईआरटी आस्क यू टू डू समथिंग ऑन मैप। जब आपको मैप में कोई चीज़ लोकेट करने के लिए, कोई चीज़ खोजने के लिए, सर्च करने के लिए जब एनसीईआरटी बोलता है तो प्लीज़ एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट या आप एक बोर्ड का भी एग्जाम देने जा रहे हैं 9-10 के बच्चे, तो वो भी इस वर्क को फुलफिल किया करें, पूरे वर्क को ढंग से किया करें। उससे क्या है कि उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ेगी और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है उनकी जो खोजने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है वो डेवलप होगी। और यूपीएससी यही चाहता है कि आपकी समझ बढ़े। नाउ बात आती है ब्लैक सॉइल की। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। जो डेक्कन की बात हो रही है ना, दक्षिणी पठारी भाग की बात हो रही है, डेक्कन प्लेटू, सदर्न पार्ट ऑफ जो दक्षिणी भूभाग है भारत का, जिसको हम लोग डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं, डेक्कन प्लेटू कहते हैं, वहाँ पर हम लोग को ब्लैक सॉइल मिलता है, काली मिट्टी मिलती है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। और ये मिट्टी काली क्यों है? क्योंकि ये वोल्केनो से बनी हुई है। वोल्केनो ज्वालामुखी जब अंदर रहता है, पृथ्वी के अंदर रहता है, तो उसके अंदर जो मटेरियल होता है उसको हम लोग कहते हैं लावा। एंड व्हेन दिस लावा कम्स आउट इट इज नोन एज मैग्मा। तो लावा जब बाहर आता है तो वो मैग्मा हो जाता है, और मैग्मा जब फैल जाता है तो और फैल के जब ठंडा पड़ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बसाल्ट, ठीक है। तो लावा, मैग्मा, बसाल्ट। तो ये जो लावा से बना हुआ है, बसाल्ट से बना हुआ है, ये पूरा जो हम लोग को डेक्कन पार्ट देखने को मिलता है। इस वजह से ये काला पड़ गया, क्योंकि भाई गर्म था, हीट उसमें था, और जब कोई चीज़ गर्म होती है, जब वो ठंडा होती है धीरे काली पड़ जाती है, इसलिए यहाँ की मिट्टी भी काली पड़ गई और ये ब्लैक सॉइल हम लोग को देखने को मिलता है। और साथ ही कौन सी रॉक्स हैं यहाँ पर? इग्नियस रॉक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। ये जो पेनिनसुलर प्लेटू हैं ये एक इरोडेड हिल्स हैं, इरोड हो चुके हैं, इनका क्षरण हुआ है, घिसे हुए हैं थोड़ा। इसके बाद इस तरह से ये खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं इंडियन डेजर्ट पर। द इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के वेस्टर्न मार्जिन में इंडियन डेजर्ट है। मैप, तो मैप में आते हैं हम लोग, ये देखिए आप लोग को दिख रहा है अरावली हिल्स, अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट में क्या लिखा हुआ है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। 4th पॉइंट है ना, हम लोगों ने 6 पॉइंट देखे थे फिजियोग्राफिक डिवीजन में, जिसमें ये 4th पॉइंट है। अरावली रेंज के वेस्टर्न पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंडिया का डेजर्ट वाला पार्ट है, मरुस्थली भूभाग है। अब जब इसकी शुरुआत हो रही है तो इसमें जो मेन फीचर्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इंडियन डेजर्ट, इसमें हम लोग को क्या याद रखना है? इसमें याद रखना है इट इज एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। यहाँ पर सैंड ड्यून पाए जाते हैं। सैंड ड्यून, जो सैंड ड्यून, ये देखिए द इंडियन डेजर्ट की फोटो दिखाई गई है स्क्रीन पर। इस डेजर्ट में भी आप लोग को कुछ ड्यून्स दिखते हैं, उस ड्यून्स की फोटो साइड में आप लोग को दिखाया जा रहा है। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स बन जाते हैं जब रेत उड़ती है, जब हवा चलता है, जब बालू उड़ता है, तो वो एक स्ट्रक्चर ले लेता है। जो स्ट्रक्चर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं सैंड ड्यून्स। ड्यून मतलब उभरा हुआ हिस्सा। इसके बाद लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सबसे लंबी नदी है, क्योंकि बाकी नदियां आधा रास्ता भी कवर नहीं कर पाती, वो सूख जाती हैं, वो अरेबियन सी तक जा भी नहीं पाती हैं। बारछांस क्या होते हैं? क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स। तो बेसिकली जो आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा था वो बारछांस ही थे।
बारछांस जो कि क्रेसेंट शेप में होते हैं, क्रेसेंट का मतलब अर्धचंद्राकार शेप में होते हैं, उनको कहते हैं बारछांस। बारछांस क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, याद रखिएगा, ड्यून मतलब उभरा हुआ हिस्सा, बालू का टीला जिसको कहते हैं, और वो टीला कैसा हो, क्रेसेंट शेप में मतलब अर्धचंद्राकार वाले शेप में हो तो उसको हम लोग बारछान कहते हैं। कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो ज़्यादातर रेगिस्तान में जो थार है हमारे यहाँ, थार मरुस्थल इंडिया में, वहाँ पर क्रेसेंट शेप के मतलब ड्यून्स देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग बारछांस कहते हैं। इफ़ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बारछान। तो यहाँ बता रहा है कि जैसलमेर में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे बारछांस देखने को मिलेंगे। नाउ मूव फॉरवर्ड, द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन में क्या आता है, द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। जो वेस्टर्न कोस्ट है, कोस्ट मतलब समुद्री तट जो है, उसके इधर क्या था, वेस्टर्न घाट थे, और उसके इधर क्या है, पूरा अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है कौन, वेस्टर्न कोस्ट, मतलब सैंडविच है, सैंडविच मतलब बीच में दबा हुआ है। तो यही लाइन लिखा हुआ है कि वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। और वो क्या है, इज ए नैरो प्लेन, एक पतला प्लेन वाला भूभाग है, जिसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर का जो कोस्ट है जो कि मुंबई गोवा वाला हिस्सा कवर करता है, उसको हम लोग कहते हैं कोंकण कोस्ट, कोंकण। उसके नीचे जो है वो कन्नड़ प्लेन है, और उसके नीचे जो है वो मालाबार कोस्ट है। तो एक बार मैं इस चीज़ को आपको मैप पर क्लियरली दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब ये मैप आपने पहले भी ओपन किया था, यहाँ पर कोंकण लिखा हुआ दिखा था, कोंकण, वेस्टर्न घाट के पास लिखा है ना कोंकण, तो कोंकण, उसके नीचे जब हम लोग आते हैं तो मालाबार दिख रहा है, कोंकण और मालाबार के बीच में ये कन्नड़ प्लेन। तो कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और मालाबार कोस्ट, इस तरह से वेस्टर्न कोस्ट को डिवाइड किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर। ईस्टर्न कोस्ट में जो डिवीजन हुआ है वो इस तरह है कि जो नदन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं नदन सरकार, और जो सदन पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो क्या, कौन कौन सी देखने को मिलती हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इन पॉइंट्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं मैप में। मैप में आप लोग देखिए, जो इधर का पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट का, इसका ये देखें ना, नॉर्थ साइड में जो है इसको हम लोग कहते हैं नदन सरकार, और जो साउथ में उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। मैप में दिख रहा है आप लोग को। इसके साथ ही साथ आप लोग को दिखाया है चिल्का लेक के बारे में। तो ये महानदी के नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है इस तरह से घुमा हुआ, ये वाला पार्ट, ये है चिल्का लेक। तो चिल्का लेक क्या है, अभी हम लोग उसको भी देख लेते हैं, क्यों चिल्का लेक इंपॉर्टेंट है, क्यों एनसीईआरटी में उसको बताया गया है। तो देखिए यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, डू यू नो करके, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर, सबसे बड़ी खारा पानी, जो खारा पानी होता है, खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम क्या है, चिल्का लेक। एंड इट लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। अभी मैंने दिखाया था मैप में, महानदी डेल्टा के साउथ में है ओडिशा स्टेट में। ओडिशा स्टेट में ये चिल्का लेक हम लोग को देखने को मिलता है। एंड अब हम लोग आ गए हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है द आइलैंड। आइलैंड्स में दो आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, एक है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। और जब ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात आती है, आइलैंड पहले क्या होता है, आइलैंड होता है ऐसा भूभाग, ऐसी जमीन, ऐसा लैंडमास जिसके चारों ओर पानी हो। अ लैंडमास सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड्स इज नोन एज आइलैंड्स। और आइलैंड की जब आप लोग स्पेलिंग देखते हैं तो कुछ बच्चे इसको आइसलैंड भी पढ़ देते हैं, तो आइसलैंड मत पढ़िएगा इसको, इसमें एस साइलेंट है इसलिए इसको आइलैंड पढ़ते हैं। आइसलैंड एक अलग चीज़ है, ये आइलैंड्स हैं। और आप लोग को ये पिक्चर भी दिखाया है, फोटो भी दिखाया है, एक छोटी सी ज़मीन दिख रही है और उसके चारों तरफ पानी पानी है, इसलिए इसका जो नाम रखा गया है वो आइलैंड हो गया। तो आइलैंड, मरीन आइलैंड होते हैं, ओशियानिक आइलैंड होते हैं और रिवराइन आइलैंड होते हैं। रिवराइन मतलब जो नदी के बीच में जो द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप, इनको हिंदी में द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। तो नदी है, नदी के बीच में भी आप लोग कभी कभी देखते हैं जब नदियाँ सूखने लगती हैं तो बीच में एक भूभाग उठ करके आ जाता है लैंड मास का, और बाकी उसके चारों तरफ पानी रहता है, तो वो पार्ट उस समय आइलैंड की तरह बिहेव करता है। उसी तरह समुद्र के अंदर भी होता है, ओशन के अंदर भी होता है कि एक लैंड मास है, उसके चारों तरफ पानी पानी हो गया, तो वो जो लैंड मास है उभर के जो आया हुआ है उसको हम लोग कहते हैं आइलैंड। ठीक, इसके बाद
अब हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि लोकेट करिए लक्षद्वीप को। अभी मैंने कहा कि आप लोग मैप वर्क खुद से करेंगे। लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है ये लाइंग क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरल का जो हम लोगों ने मालाबार कोस्ट देखा था उसके ये पास में है। फिर से मैप आप लोग देख लीजिए खुद से कि जो मालाबार कोस्ट है उसके जस्ट बगल में है अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड। इसके बाद लिखा हुआ है आइलैंड इज कंपोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ये जो आइलैंड है वो किसका बना हुआ है? स्मॉल कोरल आइलैंड्स का बना हुआ है। ठीक है, कोरल्स क्या होते हैं? तो कोरल्स के बारे में यहाँ देखिए लिखा है, कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज का मतलब ये झुंड में रहते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब इनकी लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, कम उम्र तक ये जीवित रहते हैं। एंड दे फ्लरिश इन सैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। ये मड फ्री एरिया में और वार्म वाटर में रहते हैं, सैलो छिछले पानी में रहते हैं, जहाँ पानी ज़्यादा नहीं होता वहाँ ये रहते हैं। तो ये देखिए एक तरह से ये इंडिकेटर का काम करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर का ये काम करते हैं। अगर ओशियनिक वाटर में अगर हम लोग को कोरल्स देखने को मिल रहे हैं, कोरल्स पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग को समझना है कि वो मड फ्री एरिया है, मतलब वहाँ कीचड़ नहीं है, गंदगी नहीं है। ठीक है, और वार्म वाटर है, मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल है, मॉडरेट है। दे सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये अपने शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करते रहते हैं, निकालते रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो आप लोग बच्चों चौक नहीं यूज करते हैं स्कूल में, तो जो चौक डस्टर में जो डस्ट लगा रहता है, चौक लगा रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का पार्ट होता है। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। अब ये जो कोरल से निकलने वाले कैल्शियम कार्बोनेट हैं, जब ये इकट्ठा होते रहते हैं, जमते रहते हैं, तो एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो जाता है, दीवार के जैसा तैयार हो जाता है, जो कि रीफ बनाता है। रीफ मतलब दीवार बना देता है। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स, 3 तरह के रीफ देखने को मिलते हैं। एक होता है बैरियर रीफ, दूसरा फ्रिंजिंग रीफ एंड तीसरा है अटॉल। तो बैरियर रीफ क्या होता है? जो बैरियर जैसा बना देता है समुद्र के अंदर, उसको कहते हैं बैरियर रीफ। एक होता है फ्रिंजिंग रीफ और फिर तीसरा होता है अटॉल। अटॉल जो होता है, अटॉल की फोटो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही है। अटॉल जो कि लैंड मास है। अब वो लैंड मास जो आइलैंड था, आइलैंड के चारों ओर जब रीफ बनने लगता है कोरल्स का, तो वो इतना उठ जाता है, बनते बनते इतना उठ जाता है, और ये जब धीरे धीरे सबमर्ज होता है हो जाता है पानी के अंदर, ये रिंग शेप स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अटॉल। ठीक है, और अटॉल के बाद बात आती है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की। इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ, जो कि बैरियर रीफ। बैरियर रीफ की हम लोगों ने बात की थी, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? बैरियर रीफ का। एंड अटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्सशू शेप्ड कोरल रीफ। तो अटॉल का मैंने अभी बताया ना, वो सर्कुलर शेप के होते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। तो अब अंडमान निकोबार को समझ लेते हैं। जो अंडमान एंड निकोबार है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल के साइड में है, मतलब ईस्टर्न घाट वाले साइड में है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है। सदर्न जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहाँ पे अरेबियन सी में हम लोग को लक्षद्वीप देखने को मिलता है, और जो साउथ ईस्ट पार्ट है, जो बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, वहाँ पर हम लोग को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है। और अंडमान निकोबार में एक पॉइंट हम लोग को याद रखना है, क्या? इंडिया ओनली एक्टिव वॉल्केनो, जो एक्टिव वॉल्केनो इंडिया का एकमात्र इकलौता एक्टिव वॉल्केनो है, उसका नाम है बैरन आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार में है। फिर है द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। ये बहुत अच्छे पॉइंट को यहाँ लिखा गया है नेचुरल रिसोर्स के तौर पर। जो माउंटेन्स हम लोगों ने पढ़े वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं, तो वो वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का, वहाँ फॉरेस्ट और वाटर का एक अच्छा खासा रिसोर्स है माउंटेन्स पर। नदर्न प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि नदर्न प्लेन ग्रेनरीज हम लोग को देता है, हमारे लिए अनाज की व्यवस्था करता है। और हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देख रहे हैं, जो हम लोगों ने फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का किया था उसमें हम लोग देख रहे हैं कैसे सबका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहले हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि वो वाटर के अच्छे खासे रिसोर्स हैं और जो भी फॉरेस्ट वेल्थ है उसके रिसोर्स हैं। दूसरा क्या है? नदर्न प्लेन, जो कि ग्रेनरी का काम करता है, हमारे लिए अनाज की व्यवस्था करता है। तीसरा क्या है? प्लेटू में मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक, जो कि हमारे डेली सर्वाइवल के लिए जरूरी है, मिनरल्स।
इसके बाद कोस्टल रीजन, आइलैंड, ये सब क्या प्रोवाइड करते हैं, कोस्टल पार्ट और आइलैंड वाला पार्ट, ये हम लोग को फिशिंग का एक अच्छा खासा हम लोग को प्लेटफॉर्म पर देता है। और पोर्ट एक्टिविटी, जितने भी पोर्ट एक्टिविटी हैं, बंदरगाह जो भी हैं, वो सब कहाँ बने हुए हैं, सब कोस्ट पे ही तो बने हुए हैं। दस द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड हैव इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। इस तरह से इंडिया के जो अलग अलग फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो सब किसी न किसी तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट में सहायता करते हैं। और इस तरह से हमारा ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीट होता है। सो हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियो।